नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के अंकिता मर्डर केस की जांच और उस पर हो रही सियासत की। अंकिता मर्डर केस पर पूरे देश समेत उत्तराखंड में भी हंगामा मचा हुआ है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। बीजेपी नेता के बेटे के रिजॉर्ट में वारदात होने से मामला और गर्मा गया। अंकिता मर्डर केस की मिस्ट्री सुलझाने में एसआईटी जुटी हुई है। इसी कड़ी में साक्ष्य जुटाने के लिए वंतरा रिजॉर्ट में एसआईटी टीम और डीआईजी रेणुका देवी पहुंची, जहां एसआईटी की टीम ने चप्पे चप्पे की छानबीन की और सुराग इकट्ठा किए। वहीं फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों के भी बयान दर्ज किए गए। आपको बता दें कि हत्याकांड की अहम कड़ी माने जा रहे अंकिता का दोस्त पुष्पराज का बयान भी एसआईटी ने दर्ज कर लिया है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के परिजनों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। सीएम धामी ने अधिकारियों को इसके लिए निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अंकिता के परिवार के साथ है और उनकी हर प्रकार से सहायता करेगी। मामले की एसआईटी जांच की जा रही है। निष्पक्ष तरीके से जल्द जांच पूरी की जाएगी। मामले में संबंधित हर तथ्य को जुटाते हुए पुख्ता तरीके से रिपोर्ट तैयार कर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिल सके, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए कोर्ट से अनुरोध किया गया है। धामी सरकार आरोपियों को कठोर सजा दिलाने की बात कर रही है, लेकिन हकीकत तो यह है कि महिला के प्रति अपराध को रोकने के लिए सच्चाई इसके उलट है। हाल यह है कि उत्तराखंड के 60% इलाकों में कोई थाना नहीं है और अंग्रेजों के जमाने के रेवेन्यू पुलिस सिस्टम के हवाले यहां की सुरक्षा व्यवस्था है। उत्तराखंड देश का एकमात्र राज्य है जहां आज भी राजस्व विभाग के कर्मचारी और अधिकारी जैसे पटवारी, शेखपाल, कानून गो और नायब तहसीलदार जैसे लोग पुलिस का काम कर रहे हैं। अंकिता भंडारी के मामले को देख रहे पटवारी पर लड़की के पिता की शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा है। उधर अंकिता हत्याकांड पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। पौड़ी पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि अंकिता हत्याकांड में शासन प्रशासन किसी सफेदपोश नेता को बचाने की कोशिश में जुटे हैं। यही वजह है कि पटवारी को सिर्फ निलंबित किया गया, न कि पुलिस रिमांड पर लिया गया। करण माहरा ने कहा कि अंकिता के पिता पर भी 2 आरएसएस कार्यकर्ता भद्दी टिप्पणी सोशल मीडिया के जरिए कर चुके हैं। ऐसी टिप्पणी करने वाले किसी आरोपी से कम नहीं है। मामला गरमाया हुआ है। जो मेरी लड़की के साथ भद्र व्यवहार किया, तो मैंने उत्तराखंड के माननीय सीएम साहब पुष्कर सिंह धामी से फोन पर वार्ता हुई, तो इन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि आपकी लड़की के साथ न्याय होगा। जो भी इसके आरोपी व्यक्ति होंगे इनको तुरंत फांसी की सजा दी है। और डीएम साहब ने पुलिस प्रशासन या मेरी तरफ से पुलिस प्रशासन ने पूरा मेरा सहयोग दिया। और मैं मुख्यमंत्री जी से मतलब सहमत हूँ कि उन्होंने एसआईटी की टीम एक गठित कर दी है और मैं एसआईटी से पूरा सहमत हूँ। जॉब में भी 20 दिन ही हुए थे, ज्यादा दिन नहीं हुए थे, तो तब एक बार थोड़ी दिक्कत हुई थी। उन्होंने मेरे को बोला था कि जो मालिक है उसने मुझको छेड़ने की कोशिश की दारू के नशे में, तो अगले दिन उसने माफी मांग के इनको मना लिया कि हाँ माफ कर दो, ये सो जैसे मुझे मना लिया था। तो उसके बाद भी छोटी छोटी मतलब ऐसे लगता था कि उनको कोई दिक्कत है, मगर बता नहीं पा रही थी खुल के। तो उसके बाद 17 तारीख की बात है, जब वो चैट्स जो मतलब आई थी सामने, जब उसको मतलब एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड की गई थी कुछ वीआईपी गेस्ट के लिए, तो उसके बाद अगले दिन से वो गायब, मतलब रात के बाद उसके बाद वो गायब हो गई थी। तो लास्ट टाइम मतलब मेरी जब बात हुई थी 6 बजे बात हुई थी, 6 बजे मैंने पहले नॉर्मली बात हुई थी, तो उसके बाद रोना स्टार्ट कर दिया। उसने मैंने पूछा क्या बात है, तो बता नहीं पाई वो। तो उसके बाद उसने बोला मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें रात को। मैंने बोला ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि ये जो मालिक है पुलकित आर्यन, इसने पुलिस को फोन किया अभी, तो उसको बोला कि यहाँ पे एक अश्लील लड़की है, इसको ले जाओ यहाँ से गिरफ्तार करके। शायद उसको डराने के लिए किया या क्यों किया वो नहीं पता, मगर वो रो के बता रही थी, इसका मतलब सच था। टीका टीम के द्वारा लगातार कहाँ पर डेड बॉडी मिला है, कहाँ पर घटना हुआ करके बताया है। एंड रिसोर्ट है उस सभी जगह पर इंस्पेक्शन लगातार किया है। एंड कोई भी एविडेंसेस हमें ये जगह पर मिल रहा है, हमने उसको एनालिसिस कर रहे हैं। उसके अलावा हमने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, इसे सीसीटीवी है, मोबाइल सर्वेलेंस है, वो सारा हमारा एनालिसिस चल रहा है हमारा विवेचना में। एंड कुछ इम्पोर्टेंट गवाह है वो घटना से रिलेटेड है, उनसे भी हमारा
स्टेटमेंट वगैरह कर रहा है। जो तीनों आरोपी हैं उनका क्या उनसे पूछताछ के बाद जो लड़की का दोस्त है, मेल दोस्त है जो जम्मू का रहने वाला है, क्या आमने सामने बिठा के भी उनसे पूछताछ होगी? क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो उन्हीं से बात कर रहा था। अभी हमने सभी को स्टेट में हमें लगा है किस विटनेस के साथ हमें उनको करना है, सो वो करेंगे। देनी है, ये अपने आप में उसका अंतिम बयान है। और अभी तक सरकार और पुलिस ये नहीं बता पाई कि वो वीआईपी कौन है। इस बात को दो ही लोग जानते थे कि वो वीआईपी कौन है। एक तो वो पक्ष जानता था जिस पक्ष को सेवाएं देने के लिए कहा गया, और दूसरा वो पक्ष जानता था जिसने ये बात कही। तो सेवाएं देने के लिए जिस पक्ष को कहा गया वो बेटी तो आज है नहीं, लेकिन जिस पक्ष ने ये बात कही कि आपको स्पेशल सेवाएं देनी है, वो पक्ष अपराधी के रूप में आज जेल में बंद है। उससे उगलवाना चाहिए, सरकार को उगलवाना चाहिए, पुलिस को उससे उगलवा। एक बेटी की बलि दे दी गई, तो इसलिए ये निश्चित रूप में बहुत हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री है जिसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। बहुत दुखी हैं और टूटे हुए हैं। माँ बाप दोनों रह रह के बेहोश हो रहे हैं और उनको चिंता है कि उनकी बेटी को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिस तरीके से परिवार को बदनाम करने की कोशिश आरएसएस और बीजेपी कर रही है वो चिंताजनक है। आज आरएसएस के दो नेताओं ने बहुत भद्दी टिप्पणियां सोशल मीडिया में की हैं, वो आपने देखा होगा। एक के खिलाफ तो ऋषिकेश में आज रिपोर्ट भी दर्ज करने की कोशिश हमारे नौजवान कर रहे हैं और लगातार जिस तरीके से सबूतों को मिटाने की कोशिश हुई, धाकड़ बनने के चक्कर में बुलडोजर चलवा दिया। जहां सबूत होने चाहिए थे, लड़की जिसमें सोती थी उस कमरे को तोड़ दिया, आगजनी कर दी, रजिस्टर्स जला दिए। उसके अलावा लड़की की जो बेडिंग है उसका बेडिंग स्विमिंग पूल में मिला है। और ऐसा रिजॉर्ट कैसे चल रहा था जिसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, जमीन किसी और चीज के लिए आवंटित होती है, चल रिजॉर्ट रहा है। क्या पटवारी कर रहा था, क्या एसएम कर रहा था, क्या डीएम कर रहा था? पटवारी को आज सस्पेंड किया गया। तो कई सवाल खड़े होते हैं। जहां बेडिंग मिला है, स्विमिंग पूल में कमरा तोड़वा दिया गया है, सबूत कैसे मिलेंगे, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, जिसमें 2 हमारे सहयोगी हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुंवर जपेंद्र, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमसे जुड़े हैं। गरिमा दसोनी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ी हैं। और हमारे सहयोगी हैं योगेश सेमवाल, जो कि फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं और सारा अपडेट हम इनसे लेते रहेंगे। वाजिद अली हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। हम शुरुआत चूंकि दिल्ली से ही करते हैं, वाजिद से, क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली आए हुए हैं। उसके बाद इनसे अपडेट लेने के बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वाजिद, अभी तक जो अपडेट मिल रहे हैं वो क्या है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है और अंकिता मर्डर केस को लेकर भी किस तरह की जांच होनी चाहिए, जांच में कितनी तेजी होनी चाहिए, ये सब बातचीत भी हो रही है। या क्या आपको अभी तक संकेत मिले हैं, किस तरह की बातचीत हो रही है यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह से पुष्कर धामी जो है वो उत्तराखंड से दिल्ली आए थे और दिल्ली आने के बाद जो है पहले उन्होंने विधायक दल की बैठक ली थी और मंत्री विस्तार की जो बातें थी वो बातें उस बैठक के हुई। साथ ही साथ जो है अंकिता मर्डर केस जो है उसकी भी चर्चा हुई। अगर मैं बात करूं अंकिता मर्डर केस की मर्डर की, तो साफ तौर पर पुष्कर धामी जो है इस पूरी घटनाक्रम से काफी आहत है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस पूरी घटना के अंदर जो भी दोषी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और जिस तरह से पुलकित आर्य है या उनके पिताजी हैं, उन्हें जो है पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर ले जाया जाएगा और जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं उन्हें सजा दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से पूरी घटना हुई है, उस घटना के अंदर कई लोगों की मिलीभगत जो है वो सामने निकल कर आई है। अगर बात करें अस्पताल प्रशासन की, तो अस्पताल प्रशासन की भी इसमें मिलीभगत निकल कर आई है, क्योंकि जो चश्मदीद है सरोजनी, उन्होंने अपनी आंखों से देखा और आंखों देखी अपने आप बताई। उन्होंने कहा है कि 6 दिन तक अगर किसी लड़की की या किसी भी युवक की डेड बॉडी जो है अगर नदी के अंदर पड़ी रहती है तो फूल जाती है। उन्होंने ये भी बताया कि उसकी डेड बॉडी जो है बिल्कुल भी फूली हुई नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि अभी इनकी हत्या करके जो है डाला गया है, यानी कि हत्या जो है वो पहले ही हो गई थी। जबकि अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि अंकिता की जो मौत हुई है वो मौत जो है पानी में डूबने के कारण हुई है। इसी के साथ साथ जो है जिसके चलते पुष्कर धामी भी इस पूरे रवैये के बाद जो है काफी सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने 25 लाख का मुआवजे के साथ साथ ये भी कहा है कि परिवार के साथ उनकी पूरी सिंपैथी है और पूरा आश्वासन दिया है परिवार को भी कि उनके साथ न्याय किया जाएगा। अब मैं आपको ये भी बता दूंगा, पुष्कर धामी ने अपने विधायकों को भी सख्त सलाह दी है और जो मंत्रीगण है उन्हें भी सख्त सलाह दी है। खासतौर पर जो वहाँ का गृह मंत्री वहाँ के जो है उत्तराखंड के, उनसे भी कहा है कि इस मामले को सख्ती से निपटाया जाए और जो भी इसमें आरोपी है उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाए और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई देखी। सवाल ये खड़े हो रहे हैं वाजिद की जो वीआईपी है
जिसके लिए पेशकश की गई, जिसको सेवाएं देने की बात की गई, उसका नाम अभी तक सामने क्यों नहीं आ पाया है? जो लोग हिरासत में लिए गए हैं, कम से कम उनसे इन सारी बातों को तो सामने लाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल ये बात जो है पहले ही खुल के आ गई थी कि जो अंकिता से काम कराया जाना था वो वीआईपीओ को स्पेशल ट्रीटमेंट कह सकते हैं देना था, लेकिन अंकिता ने साफ तौर पर मना कर दिया, क्योंकि वो गरीब घर से भले ही थी लेकिन वो खुददार लड़की थी। उस खुददार लड़की ने अपनी गरीबी में रहना मंजूर किया, क्योंकि ऑडियो भी आई है, कई सारी चैट भी आई है जो उसने अपनी सहेली को बताया था कि मुझसे इस तरीके के दलदल में धकेलने की कोशिश की जा रही है और मैं इस काम को नहीं करूंगी। ठीक है वाजिद, हम योगेश से भी थोड़ा अपडेट लेते हैं, फिर हम जाते हैं अपने जो हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। योगेश, आपको क्या अपडेट अभी तक मिले? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कि अभी हमने सुबह सुबह ही काफी देर से हम इस बात को चर्चा हम कर भी रहे हैं, कई बार हमने खबर दिखाई भी है कि 25 लाख रुपया जो है वो मुआवजे के तौर पर मुख्यमंत्री राहत कोष से दे दिया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 25 लाख रुपए तो ठीक है, एक तरफ अगर हम उसको रखें तो ये ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा मांग जिस चीज की हो रही थी वो हो रही थी फास्ट ट्रैक कोर्ट की, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए। और अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ही इसकी सुनवाई होगी। जिस तरह का ये घटनाक्रम रहा, जिस तरह से अंकिता के साथ जो कुछ भी हुआ, उससे आज पूरा उत्तराखंड जो है वो सहमा हुआ है। आमतौर पर जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो इस तरह की घटनाएं सुनाई आज तक नहीं दी है कि ऐसी घटना जिसमें पहले तो एक लड़की को परेशान किया जाए, उसके बाद उस लड़की के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की जाए और जब वो लड़की गलत करने से एकदम साफ मना कर दे तो उसको जो है मार दिया जाए। इस तरह की घटनाएं आज तक उत्तराखंड में खासतौर पर नहीं सुनाई दिया और इसी वजह से उत्तराखंड का आम नागरिक आज काफी दिन हो चुके हैं, अगर घंटों में देखें तो काफी घंटे हो चुके हैं और अभी भी यहाँ का आम आदमी सड़कों पर है, बहुत परेशान है। साहब, जब हम 4 लोग भी अगर खड़े हैं कहीं पर, अगर वो बात कर रहे हैं तो उनके चेहरे से ये चीज देखी जा सकती है कि वो परेशान है कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं। आमतौर पर उत्तराखंड को शांतवादियों को देखा जाता है, कहा जाता है कि शांति के लिए आप उत्तराखंड। एनसीआरबी के आंकड़े बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। योगेश, हम कुंवर जपेन से इन बातों के हम जवाब भी ले लेते हैं, क्योंकि अब जिस तरह से खबरें सामने आ रही, सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है और विपक्षी दल लगातार निशाना साध हैं। जपेन जी, लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है, एनसीआरबी के आंकड़े ये बता रहे हैं 2020-2021 तक के बीच का भी अगर हम गैप देख लें तो आंकड़े बड़े हैं महिलाओं के प्रति अपराध के। लॉ एंड ऑर्डर का मामला है या कुछ और? लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से, लेकिन ये जो घटना है इससे प्रत्येक उत्तराखंड वासी आहत है। भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता आहत है और सरकार और कानून अपना काम कर रहा है। सरकार ने पहले ही उत्तराखंड की जनता से वादा किया है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री स्वयं आगे आके कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर चल रही है। चेहरा और जपेंद्र जी, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है। रिजॉर्ट को लेकर कई बार सवाल कोर्ट के जरिए भी खड़े किए गए हैं कि इस तरह के रिजॉर्ट जो वहां पर अवैध रूप से बने हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उसके बाद इस तरह की घटनाएं आती हैं, कोर्ट के आदेश के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या समझा जाए? देखिए, जिन रिजॉर्ट्स में अनैतिक कार्य हो रहे हैं या जिन जगहों में जो टूरिज्म से रिलेटेड कोई भी रिजॉर्ट है, गेस्ट हाउस है, क्योंकि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और एक पर्यटन प्रदेश है, पर्यटक यहाँ आते हैं, लेकिन इन सब सुविधाओं के लिए कुछ नियम कायदे कानून बने हुए हैं। उन नियम कायदे कानूनों के अंतर्गत रहकर जो कार्य कर रहा है वहां पे समस्या नहीं आती है। लेकिन जहाँ अनैतिक कार्य शुरू हो जाते हैं, जिस तरह से इस प्रकरण में निकल के आया, और जहां उसका मिसयूज शुरू हो जाता है और दूसरी तरह से समाज के लिए एक, तो सर ये मिसयूज कौन करता है, ये भी तो सवाल खड़े होते हैं। अपराध, देखिए, आपराधिक मानसिकता किसी की भी हो सकती है, किसी के माथे पे नहीं लिखा है, लेकिन अपराधी किसी का नहीं होता। हम बार बार कह रहे हैं कि अपराधी का ना कोई धर्म होता है, ना कोई समाज होता है, ना कोई परिवार होता है, ना कोई प्रदेश होता है। अपराधी केवल अपराधी होता है और अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाना ये कानून का काम होता है, सरकार का काम होता है। कानून और सरकार अपना काम
बखूबी कर रही है, ठीक क्योंकि है। उत्तराखंड ये तो जो भी सत्ता में रहता है वो इस तरह की बातें करता ही है। जब मामला गरमाता है, सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई जाती है, पुलिस की कार्यप्रणाली देख ली गई, किस तरह से वो कार्रवाई कर रही थी, ये सारी बातें तो कही जाती हैं, लेकिन मामला तब समझ में आता है सरकार को भी जब देर हो जाती है इसमें। गरिमा जी, क्या मानती हैं आप? सारी कार्यप्रणाली सुचारू रूप से चल रही है उत्तराखंड में? पुलिस की कार्रवाई सही है, सरकार का जो अपना वक्तव्य है वो भी सही है? वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, कम से कम उत्तराखंड देवभूमि में। हमारे वहाँ हम लोगों को आदत नहीं है इस तरह के वाक्यों की, इस तरह के घटनाक्रमों, इसीलिए शायद एक जोर का झटका पूरे उत्तराखंड को लगा है। इस तरह से अपने पहाड़ की बच्ची जो भोली भाली 19 साल आखिर उम्र ही क्या होती है, मुझे लगता है कि सारी जिंदगी उस लड़की के सामने थी, लेकिन जिस तरह का उसके साथ हुआ सब कुछ, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलना चाहिए। आप कितना फास्ट ट्रैक है मुख्यमंत्री जी से कोई ये पूछे? अगर हम ऑर्डर देखें, पूरा 18 तारीख से लेकर आज 28 तारीख को हम डिबेट कर रहे हैं, अगर हम इसमें ऑर्डर देखें तो आप ऑर्डर देखिए, 4 दिन बाद तो FIR होती है। हमें नहीं समझ में आता, आपके रेवेन्यू पुलिस और रेगुलर पुलिस का टंटा हमको नहीं समझ में आता। एक आम आदमी जिसको बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस की जानकारी नहीं है, हमें सिर्फ कार्यवाही समझ में आती है कि कार्यवाही इतनी डिलेड क्यों हुई। 4 दिन बहुत क्रूशियल थे, बहुत महत्वपूर्ण थे, बहुत सारे सबूत और बहुत साक्ष्य उन 4 दिनों में गायब किए जा सकते थे। और आपके रिपोर्टर ने बिल्कुल सही फरमाया कि अगर 18 को ही उसकी लाश फेंक दी गई थी नहर में, या उस बच्ची को जिंदा फेंक दिया गया था नहर में, तो फिर मछली और मगरमच्छों ने छोड़ा नहीं होता, उसकी बोटी बोटी अभी तक नोच ली होती और केवल कंकाल मिलता, पर लड़की पूरी मिली है, साबुत मिली है, कहीं से कोई उसको खाए जाने का। जपेंद्र जी, बात समझ रहे हैं? ऊपर से लेकर नीचे तक क्या साजिश है? 18 सितंबर की घटना से अभी तक पता नहीं चल पाया है। कैसे फास्ट हैं आप? कितनी तेजी दिखाई जा रही है? कांग्रेस के पास कोई और मुद्दा नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं कि प्रत्येक कार्यकर्ता दुखी है। आज आहत है उत्तराखंड का प्रदेशवासी। नहीं, वो आपकी तेजी की बात कर रही है, वो आपकी तेजी की बात कर रहे हैं सर। लेकिन बात समझिए, वो आपकी तेजी की बात कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि तेजी जिन लोगों को हिरासत में लिया। जपेंद्र जी, बात सुन लीजिए, एक सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। ठीक है जपेंद्र जी, सवाल सुन लीजिए। तो मैं बुलडोजर पर नहीं पहुंची हूँ। जपेंद्र जी, सवाल सुन लीजिए। उनका कहना है कि 18 सितंबर को शव बरामद हुआ, उसके बाद से लेके आज कितनी तारीख आप अंदाजा लगा सकते हैं। 4 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज की गई। रिपोर्ट पुलिस ने किस तरह से दर्ज की गई ये भी आपको पता है। उन लोगों पर कोई कार्रवाई ऐसी हुई? और जो लोग हिरासत में लिए गए, क्या अभी तक ये पता चल पाया है कि वो कौन VIP था जिसको सेवाएं देने की बात की जा रही थी? अरे हिरासत में लोग, उनसे क्यों नहीं पता चल पाया अभी तक? रिमांड चल रहा है, पुलिस ने रिमांड लिया है, उगलवा रही है, और उसके साथ ही जो और तथ्यों की जानकारी दूसरे और तरीके पुलिस के पास होते हैं। आप हर एक से नहीं लग रहा आपको कि कितने रिलैक्स है जुड़ा हुआ सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, वही सांत्वना, वही दिलासा, वही आश्वासन, और जो आगे इनके पास कुछ होता नहीं। आने वाली है। पहले तो गरिमा जी बोल लेने दें, गरिमा जी वो बात रख रहे हैं, आएंगे आपके पास, बात रख रहे हैं वो अपनी, उनको बात रख लेने दीजिए। हाँ बताइए। पूरी जो जिस तरह से घटनाओं से जुड़ी हुई चीजें निकल के आ रही हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम उस पे काम कर रही है, उच्च अधिकारियों की उस पे नजर बनी हुई है, DGP की नजर बनी हुई है, मुख्यमंत्री की नजर बनी हुई है, सरकारी एजेंसी पूरा अपना काम कर रही है, कानून अपने तरीके से बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से, जिस तीव्रता से काम कर रही है, ये तीव्रता कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है। कांग्रेस आज इस उत्तराखंड की बेटी अंकिता की शहादत में भी राजनीति तलाश रही है, ये निंदनीय है। और निश्चित तौर पर ये पूरा प्रदेश भी देख रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और उत्तराखंड की जनता इस चीज को पहले भी नकार चुकी है और आने वाले समय में भविष्य में भी नकारेगी। तो इस तरह की चीजें जो अवैध रूप से चल रही हैं, उस पर भी कांग्रेस की जिम्मेदारी लेगी? जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, और जो नियम कायदे कानूनों के अंतर्गत काम करेगा निश्चित तौर पर वो ठीक माना जाएगा। लेकिन जो नियम कायदे कानूनों के विपरीत जाएगा,
जो चीजों का दोहन करेगा या वहाँ अनैतिक कार्य करेगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जगह में हो, निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित है। नहीं, ऐसी बातें कही बहुत जाती। गरिमा जी संतुष्ट हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि सारी चीजें सही, आपको तो सियासत करना है बस। देखिए, इनको शर्म आनी चाहिए। पहले तो सबसे पहले भाजपा के प्रवक्ता किसी भी चैनल पर जाएं तो माफी मांगे कि इनके दल के लोगों ने सम्मिलित होकर इस तरह का घटनाक्रम को अंजाम दिया। ही शुड बी सॉरी फॉर इट, अपोलोजाइज तो करिए उत्तराखंड की जनता से। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर आप लानत मलानत तो कर देंगे कि हम सियासत कर रहे हैं। आप अखबारों को क्या बोलेंगे? क्या सारे पत्रकार उत्तराखंड के सियासत कर रहे हैं? आप अखबार उठाकर देखिए, उसमें लूप होल्स खुद पता चल जाएंगे आपको। पटे पड़े हैं अखबार, पूरे पन्ने पटे पड़े हैं इनकी कोताही से, इनकी हीला हवाली से, इनकी तमाम उस लापरवाही से जो इन्होंने पहले दिन से की है। पुलिस केस को कमजोर कर रही है। पुलिस रिलीज में जो आरोपी हैं उनको नशे में धुत बताया जाता है। एक तरह से गैर इरादतन हत्या का मामला पुलिस बनाने की कोशिश कर रही है कि वायलेंस पहले अंकिता की तरफ से हुई और इनको सेल्फ डिफेंस में बेचारे लड़कों को उसे नहर में धकेलना पड़ा। इस तरह की एक स्टोरी बनाने पर कुंवर जपेंद्र जी, मुझे लगता है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे एक मामला आया था, नूपुर हत्याकांड मामला नोएडा में हुआ था, उसमें भी पुलिस की कार्यप्रणाली पर लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ था कि जहां जहां मीडिया जा रहा था पीछे पीछे पुलिस के पास अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया था। यहाँ पर जब इस तरह की स्थिति होती, सबूत जहां से जुटाने हैं वहां का हाल क्या है? कैसे सबूत जुटाएंगे आप? हम नोएडा की बात नहीं करते, लेकिन मैं नोएडा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कार्यप्रणाली की बात कर रहा हूँ। आप देखिए, ये समझ की बात होती है। मैंने सवाल किया कार्यप्रणाली पर, आप नोएडा चले आए। जनता, उत्तराखंड की जनता देख रही है और हम मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं और मीडिया ठीक है कि मीडिया लूप। मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल नहीं, जपेंद्र जी सवाल समझिए, हमारी बात पूरी हो। हाँ, हम पूरे सभी तथ्यों को लेके आए। ठीक है। मीडिया लूप होल्स की तरफ ध्यान आकर्षित करती है, लेकिन जांच एजेंसियां, उत्तराखंड की पुलिस और अधिकारी बहुत सक्षम हैं उनका भी। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है तो वो अधिकारियों के संज्ञान में भी वो लूप होल्स होते हैं। पुलिस सक्षम है, इस बात पे हम सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं ना जपेंद्र जी। पुलिस सक्षम है, इस बात पे सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम अपनी बात, जो नेता पकड़े गए हैं वो भी सक्षम थे और सेवा करने के लिए आए थे। हम अपनी बात पूरी कर लें। आपने हमसे सवाल करा है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसका पॉइंट टू पॉइंट। मेरा सवाल तो सुन लीजिए ना आप, अगर बताएं। अपनी तरफ से। मेरा सवाल ये है, कार्यप्रणाली का मतलब है जहां से सबूत मिलने थे उस जगह का हाल क्या किया गया? अब आप सबूत कैसे, आपको सबूत वहां से कैसे मिलेंगे? पहले तो आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि घटनास्थल पे उससे पहले सभी फॉरेंसिक जांच हो चुकी थी। सभी सोशल मीडिया में सब कुछ उपलब्ध है। पुलिस की टीम, अधिकारी वहां जा चुके थे, एसओ वहां पहुंच चुके थे। फॉरेंसिक जांच और सभी वहां से नमूने, फिंगरप्रिंट वहां से उठा लिए गए थे। उसके बाद जो जांच चलती है उस जांच में पुलिस अधिकारी कुछ गोपनीयता बना के रखते हैं, कुछ चीजों को नहीं उसमें जनता के सामने या मीडिया के सामने नहीं लाया जाता समय से पहले। बाद में वो चीजें क्लियर कर दी जाती है कि ताकि कोई भी जी। गरिमा जी जल्दी से अपनी बात रखिए। ठीक है, ठीक है। देखिए रविंद्र जी, आपने पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठाया तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लोकतंत्र तो हम सिर्फ नाम के हैं। अगर पुलिस प्रशासन की हनक और उनकी एरोगेंस पर आप नजर डालेंगे तो जिसको मर्जी उसको उठा लेते हैं, जिसको मर्जी उसको छोड़ देते हैं। नहीं, पुलिस पटवारी सिस्टम को लेकर भी सवाल है। 60% जगहों पर तो थाने ही नहीं है। नहीं, आप अपने चारों तरफ नजर उठा कर देखिए। पुलिस तो लिटरली तानाशाहों की तरह काम करती है। पुलिस के आगे किसी की नहीं चलती। पिक एंड चूज है वहाँ तो। जो उनका फेवरेट है उसको छोड़ दिया जाएगा, जिसके साथ उनकी नहीं बनी तो उसको अंदर कर लिया जाएगा। चार्जशीट अपने हिसाब से बना दी जाएगी। ठीक है, जपेंद्र जी जल्दी जवाब दीजिए। जपेंद्र जी जवाब दे रहे हैं, संक्षेप में जवाब दीजिए, समय कम। जी जपेंद्र जी। गरिमा बहन इतनी सीनियर और इतनी समझदार हैं, लेकिन कई बार जब ये कोई कथ्य के ऊपर बात कर रही होती हैं तो हमें कि ये यहाँ तो सवाल ये है ना जपेंद्र जी, अगर दूसरे की सरकार होती तो अब तक इस्तीफा मांग लिया गया होता। सवाल ये है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या अंकिता को न्याय जल्द से जल्द मिल पाएगा? फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात की जा रही है, लेकिन 18 सितंबर से लेकर अब तक इतने दिन बीत चुके हैं, ये भी पता नहीं चल पाया है कि वो कौन शख्स था जो इसमें शामिल था, जिसको सेवा देने की बात की जा रही थी। क्या परत दर परत सबूत सामने आ पाएंगे? सबको इंतजार है इस चीज के लिए कि अंकिता को
न्याय मिल सके, उसके परिवार को न्याय मिल सके। सब इंतजार कर रहे हैं, देखना यह है कि ये जो फास्ट होने की बात की जा रही कितने फास्ट होंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।